अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD, नेफ्रोलॉजी मेडिसिन का। CKD जो है रेफ़र करता है इरिवर्सिबल डिटोरिएशन हो जाए रीनल फंक्शन की, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्योंकि इरिवर्सिबल है। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ ESRD किसको कहते हैं? वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ही होती है जो कि इतनी सिवियर हो जिसमें डेथ लाइकली है। अगर हम रीनल ट्रांसप्लांट थेरेपी नहीं करते तो उससे डेथ हो जाएगी, दैट इज़ के डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांट नहीं करते तो डेथ हो जाएगी। ऐसी CKD को हम कहते हैं ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, ठीक है। ESRD जो है वो डिफ़ाइन हुआ है कि उसमें रीनल फंक्शन लॉस हो जाएगा जिसके नतीजे में सिम्टम्स होंगे और लैब एबनॉर्मलिटीज़, कलेक्टिवली हम उसको कहते हैं यूरीमिया होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूरीमिया हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेम एज़ फॉर कंडीशंस विच रिक्वायर डायलिसिस। वही जो डायलिसिस की इंडिकेशंस थी वही यूरीमिया भी उसी में हो रहा है। तो यूरीमिया में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा, फ्लूइड ओवरलोड यानी पल्मोनरी एडिमा जब हो, हाइपरकेलेमिया, यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। देन आपको CKD के स्टेजेस पता होने चाहिए। वैसे किडनी वाला यूनिट जो है जैसे 5 BCQs आएंगे पेपर में, तो इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस करें। तो 5 वैसे स्टेजेस देख लें CKD के, उसमें आप डिवाइड करते हो कि GFR पेशेंट का 90 ml पर मिनट से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, पर मिनट 90 ml से ज़्यादा। सेकेंड स्टेज में 60 to 89 ml, 60 to 89 तो माइल्ड CKD हुई है। फिर 3 में 2 टाइप्स आती हैं, 3A 3B। ए में 45 to 59 मॉडरेट CKD है, इसी तरह 3B भी मॉडरेट है, 30 to 44 GFR। चौथा जो स्टेज होता है उसमें 15 से 30 हो जाता है GFR पेशेंट का। ये सीवियर CKD जो है वो चौथा स्टेज होता है, 15 to 30 ml पर मिनट। और पाँचवें स्टेज पे 15 से भी कम हो जाएगा या फिर पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे आ जाएगा, तो किडनी फेलियर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है जब GFR लेस देन 15 हो या पेशेंट डायलिसिस पे हो। तो ये डिफरेंट जो है स्टेजेस से CKD के आपको कॉजेज़ पता हो। मोस्ट कॉमन कॉज क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती क्यों है, क्यों ये इरिवर्सिबल डिटोरिएशन हो जाता है रीनल फंक्शन, उसकी मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस है। दिस इज़ अगेन द BCQ पॉइंट। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स की भी किडनीज़ ख़राब होती है, CKD हो जाता है। ग्लोमेरुलर डिजीज़ में, इसी तरह इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज़ में याद रखें, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ SLE, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, कंजेनिटल एंड इनहेरिटेड डिजीज़, इडियोपैथिकली भी CKD होता है। तो अक्यूट किडनी डिजीज़ AKD और CKD जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी हमने करना है, ठीक है। तो वैसे आप डिफाइन CKD को ऐसे भी कर सकते हो, एबनॉर्मलिटी ऑफ द किडनी स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रेजेंट फॉर ओवर 3 मंथ। ये इसने क्राइटेरिया लिखा नहीं है इसमें कि आप कहते हो कि फॉर 3 मंथ तक वो हो स्ट्रक्चर या फंक्शन की एबनॉर्मलिटी विद इम्प्लीकेशंस फॉर हेल्थ, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए एक तो ये मोर देन 3 मंथ होना चाहिए। क्या? एक तो एविडेंस हो किडनी डैमेज का, वो कैसे पता चलेगा? पेशेंट को एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है या प्रोटीन यूरिया हो रहा है या माइक्रोस्कोपिक हेमेच्यूरिया या कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जैसे इमेजिंग पे पॉलीसिस्टिक मिली है। तो 3 माह से ज़्यादा एक तो एविडेंस हो इस तरह का कोई भी किडनी डैमेज का, दूसरा किडनी का फंक्शन डिक्रीज़ हो गया हो। GFR जो है याद रखें 60 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से कम हो जाए, तो ये जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और वो भी मोर देन 3 मंथ तक, ठीक है, 3 मंथ। दूसरा एविडेंस हो डैमेज का, ये दो चीज़ें 3 मंथ तक जो है GFR, दूसरा एविडेंस हो किडनी डैमेज का। अब कॉजेस मैंने आपको बता दिया, मेटाबॉलिक में डायबिटीज़ है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, हाइपरटेंशन में हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में IgA में IgA नेफ्रोपैथी पोस्ट इन्फेक्शंस में होती है डैमेज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ड्रग टॉक्सिसिटी, नेफ्रोलिथियासिस, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। देन स्टेजिंग जो है हमने देखी कि CKD को जो है GFR की कैटेगरी पे स्टेज किया जाता है। तो इसमें याद रखिए कि जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो है वो भी करवा रही है। इनहेरिटेड में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी तो CKD होगा। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वालों को ड्रग टॉक्सिसिटी यानी जो भी ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में भी जैसे BPH है या नेफ्रोलिथियासिस है तो CKD करवा सकता है। अब स्टेजिंग मैंने आपको समझा दी सारी। स्टेज जो है GFR की कैटेगरीज़ की बेसिस पे है और एल्ब्यूमिन यूरिया की कैटेगरी पे भी होता है, A1 से लेके A3 तक। तो G1 स्टेज है, 2 GA, G3A 3B यानी GFR है, ये G4 G5। तो डिफरेंट GFR की वैल्यूज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एल्ब्यूमिन यूरिया की कैटेगरी पे भी हम करते हैं CKD को डिवाइड।
तो उसमें A1 A2 A3 होता है। जब एल्बुमिन की एक्सक्रीशन जो है लेस देन 30 मिलीग्राम पर 24 आवर हो रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 30 से 300 एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है तो ये मॉडरेट इंक्रीज़ है माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, A2 कहेंगे। A3 में 300 से ज़्यादा आएगा सीवियर इंक्रीज मायो एल्बुमिन यूरिया, ठीक है। फिर आती है जो है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरीमिया। CKD जो है याद रखिए ऑफन एसिम्टोमेटिक होता है अंटिल द स्टेज G4 या G5, ठीक है। जो मॉडरेट या सीवियर में फिर सिम्टम होते हैं। सिम्टम जो है ज़्यादातर यूरिमिक टॉक्सिन जो एक्यूमुलेट हुए उनकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँ एनीमिया, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन किडनी डिजीज़ में जो है चला गया है तो उसकी वजह से एनीमिया होगी, EPO की डिफिशिएंसी है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। CKD में ब्लीडिंग होती है, याद है कि प्लेटलेट का नंबर तो नॉर्मल होता है लेकिन वो डीग्रेनुलेट नहीं करते, तो प्लेटलेट्स हैं तो सही लेकिन अपने कंटेंट को रिलीज़ नहीं कर रहे। कार्डियोवास्कुलर भी कॉमन है CKD में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी BCQ, अगेन मोस्ट कॉमन जो लफ्ज़ आए दैट इज़ BCQ। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाती है CKD में जिसकी वजह से डेथ होती है। क्या होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन? एक तो पेरिकार्डाइटिस हो जाएगी, एक्सेलरेटेड पेरिकार्डाइटिस ना, यूरीमिया हो रहा है ना CKD में, तो यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस होता है। एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, वॉल्यूम ओवरलोड, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर, ठीक है। इसके अलावा रास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, फ्लूइड की रिटेंशन होगी, ठीक है। देन हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया जो है उसमें किडनी देखें जो है वो ट्रांसफॉर्म करती हैं कोलसिफेरॉल को इनटू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में बाय द एंजाइम 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। अच्छा, तो इसीलिए इसमें हाइपोकैल्सीमिया होती है, ठीक है। तो क्योंकि वो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करता है ना 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अगर 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल जो है वो बॉडी में जो है वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा कैल्शियम को गट से, क्योंकि ये एंजाइम ही काम नहीं करेगा, किडनी डैमेज है, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किडनी में होता है तो एक्टिव फॉर्म ही नहीं बनेगी विटामिन डी की, तो कैल्शियम ही अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया होता है किडनी डिजीज़ में। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी क्या है? याद रखें कि एक्चुअली जो मेटाबॉलिक बॉन्ड डिजीज़ होती है जिसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयड बोन डिजीज़ होती है ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया, हाइपर पैराथायरॉयड बोन डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें जो है मैकेनिज्म इस तरह है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज कॉजेस ऑस्टियोमलेशिया। अच्छा जी, तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी याद रखें कि जो है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती है CKD में, इसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है, हाइपर पैराथायरॉयड बोन डिजीज़ यानी ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसका मैकेनिज्म यूँ है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी एक्चुअली जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है ना, क्योंकि CKD है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ही एब्सेंट है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो उससे ऑस्टियोमलेशिया होगा। अब हाइपोकैल्सीमिया भी होगा ना, विटामिन डी नहीं है, तो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से फिर सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी हो रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनेगा और हाई पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल बोन से कैल्शियम को रिमूव करेंगे और उसको बोन्स को सॉफ्ट कर देंगे, वीक कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए हाइपर फॉस्फेटीमिया। याद रखिए फॉस्फेट हमारा जो है नॉर्मली किडनी से ही एक्सक्रीट होता है, लेकिन अगर ये हाई पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल होंगे तो वो फॉस्फेट को बोन से रिलीज़ करवाएंगे, लेकिन किडनीज ख़राब है, CKD है, किडनी उस एक्सेस फॉस्फेट को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, ठीक है। तो हाइपर फॉस्फेटीमिया। इसके अलावा इन्फेक्शन, CKD में जो है पेशेंट्स को इन्फेक्शन होगा, जैसे ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि जो ना न्यूट्रोफिल्स जो है वो डीग्रेनुलेट नहीं हो पाते इस वजह से, ठीक है। इन्फेक्शन जो है सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ बनता है CKD में आफ्टर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आता है एसिडोसिस। याद रखें कि पेशेंट जिनको CKD होता है तो उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और ये एसिडोसिस जो है क्योंकि टिश्यू का कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड है एंड डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस जबकि कम हो रही है, ठीक है। देन एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए तो इन पेशेंट्स का जो है लॉस ऑफ लिबिडो होगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी मेल्स में जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, हाफ लाइफ इंसुलिन की जो है प्रोलॉन्ग्ड होगी, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो डायबिटिक पेशेंट्स में डिक्लाइन भी कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा इनको रिलेटिव इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिड्यूस्ड एपेटाइट रहेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस अब जो हमने करवानी है यही सारी इसके जो हैं वो सिम्टम्स हो गए। क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो समराइज़ करूँ तो कार्डियो में भी हैं हेमाटोलॉजिक, एंडोक्राइन में CKD और MBD, न्यूरोलॉजिक भी हमने देखा कि यूरिमिक एन्सेफेलोपैथी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में एनोरेक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, मेटेलिक टेस्ट, और डर्मेटोलॉजिक में प्रूराइटिस, यूरेमिक फ्रोस्ट। तो अब आ जाए कि हमने इन्वेस्टिगेशन CKD-MB क्या है? CKD मिनरल बोन डिसऑर्डर हो रहा है, जिसमें CKD की वजह से सिस्टेमिक डिसऑर्डर है कि ना कैल्शियम फॉस्फेट पैराथायरॉइड और विटामिन डी की एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, तो बोन फ्रेजाइल होंगी और वास्कुलर कैल्सिफिकेशन हो जाती है इनको, यानी कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर पर ज़्यादा होता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा याद रखें कि CKD में जो डायग्नोसिस होती है, इनिशियली आपने एक तो सीरम क्रिएटिनिन करवाना होता है ताकि आपको एस्टिमेटेड GFR पता लगे, ठीक है। दूसरा, आप यूरिन एनालिसिस करोगे डिपिस्टिक की या माइक्रोस्कोपी के ज़रिए, उसमें हेमेचूरिया, कास्ट, प्रोटीन यूरिया, ये सारी चीज़ें आपको यूरिन एनालिसिस पे पता चलेंगी। तो इनिशियल स्क्रीनिंग में क्रिएटिनिन है, यूरिन एनालिसिस है। फिर क्वांटिफिकेशन के लिए आप यूरिन में एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो भी करते हो, UACR, यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, इसमें आप क्वांटिफाई करते हो, कंफर्म करते हो और क्वांटिफाई करते हो एल्बुमिन यूरिया कितना हो रहा है, ग्रेड 1 का है या 1-3 का है, 1 से लेकर 3 तक। बायोकेमिकल में बाकी आप इलेक्ट्रोलाइट्स करवाओगे पेशेंट के, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ग्लूकोज, पैराथायरॉयड हार्मोन के भी लेवल करवाने हैं, कैल्शियम के, फॉस्फेट के। तो ये हमें CKD मिनरल बोन डिसऑर्डर के बारे में बताएगा। इमेजिंग में याद रखिए कि रीनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें साइज़ किडनी का देख रहे हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, एट्रोफी। तो छोटी किडनी अगर है तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ को इंडिकेट करेगी, श्रंकन होंगी। एसिमेट्रिकल अगर किडनी अल्ट्रासाउंड पे मिल रही है तो उसको रीनोवास्कुलर या डेवलपमेंटल डिजीज़ हुई है, ठीक है। और डेफिनेटिव याद रखिए कि इसमें किडनी बायोप्सी लेनी होती है, वो हम परफॉर्म करेंगे ताकि हम स्पेसिफिक कॉज डिटरमाइन करें। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फॉर द टारगेटेड ट्रीटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए मैनेजमेंट। गोल क्या होता है हमारा कि हमने जो है प्रोग्रेशन को स्लो करना है और कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करनी है। तो जनरल मैनेजमेंट में एक तो स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है, मॉडरेट इनकी प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करवानी होगी। डाइट मॉडिफिकेशन में लो सोडियम डाइट और प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन एडवांस स्टेज में करनी होती है, और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स जैसे एनसेड्स वगैरह अवॉइड करनी है। लो सोडियम में हाइपरटेंसिव, रिस्ट्रिक्ट द पोटेशियम अगर हाइपर कैलिमिक है या ओलिगोयूरिक है, और फॉस्फेट मैग्नीशियम भी रिस्ट्रिक्ट करना है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल, डायबिटीज़ में हीमोग्लोबिन A1C 7 से कम रखना है ताकि नेफ्रोपैथी का रिड्यूस कम हो इंसिडेंस। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में याद रखिए 130/80। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, BP जो है ना वो 130/80 से कम हो। फर्स्ट लाइन आप AC इनिबिटर देते हो या ARBs, स्पेशली जो प्रोटीन यूरिया वाले पेशेंट है, तो उससे प्रोटीन की एक्सक्रीशन भी रिड्यूस होगी और डिजीज़ प्रोग्रेशन भी स्लो डाउन होगा, ठीक है। फिर आता है ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए आपने मैक्सिमल टारगेट जो है 130/80 रखना होता है अगर वो नॉन डायबिटिक है, लेकिन अगर डायबिटिक है तो 125/70 आपने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर रखना है। एजेंट वही AC इनिबिटर या ARB, दोनों डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में यूज़ कर सकते हैं। AC इनिबिटर जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं और सेफ़ होते हैं एडवांस स्टेज में भी, 4+ में भी, नॉन डायबिटिक क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती हैं कुछ कंडीशंस और उनका ट्रीटमेंट जो CKD में हो रही हैं। तो यानी हमने कॉम्प्लिकेशंस को मेनली मैनेज करना है। पहला तो हमने जो है इसमें स्लो द प्रोग्रेशन किया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ग्लाइसेमिक, डाइटरी मॉडिफिकेशन की, और न्यू एजेंट्स भी आजकल आ गए हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1 जो इनहिबिटर है जैसे डपाग्लिफ्लोजिन, एंटी डायबिटिक है, इसका रीनल और कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव बेनिफिट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशंस का अगला स्टेप होता है मैनेज करना। तो उसमें अनीमिया में याद रखिए कि एरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे इपोपोएटिन भी आजकल आता है, ये हम देंगे अनीमिया के लिए, और आयरन के सप्लीमेंट्स। इसी तरह जो हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है उसमें विटामिन D देंगे और कैल्शियम की रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया के लिए भी विटामिन D एंड कैल्शियम रिप्लेसमेंट। ब्लीडिंग जो हो रही है इसमें वो डेस्मोप्रेसिन देंगे तो उससे प्लेटलेट का फंक्शन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सिंथेटिक जो डेस्मोप्रेसिन DDAVP, प्लेटलेट फंक्शन सिर्फ जब ब्लीडिंग हो तब यूज़ करना होता है। हाइपरफॉस्फेटीमिया, ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे उसके लिए, ठीक है, तो कि फॉस्फेट कम हो। और हाइपर मैग्नीसीमिया के लिए हाई मैग्नीशियम फूड सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे। प्रूराइटिस के लिए इनका डायलिसिस करना होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट देंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी डायलिसिस। एंडोक्राइनोपैथी के लिए डायलिसिस, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हो रहा है उसके लिए हम सोडियम बाइकार्ब देंगे ताकि 22 मिलीमोल पर लीटर से बाइकार्ब की कंसनट्रेशन को कम रखें, तो ओरल सोडियम बाइकार्ब। हाइपर कैलीमिया में वही पोटेशियम बाइंडर्स देंगे जो डाइट में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। CKD-MBD जो है ना, क्रिएटिनिन काइनेज क्रोनिक किडनी डिजीज़, बोन मिनरल डिसऑर्डर, यानी उसको हम हाइपर फॉस्फेटीमिया भी कहते हैं, तो उसके लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देंगे जैसे कैल्शियम एसीटेट, सिविलमर,
ये मील के साथ लेना होता है ताकि फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो, और एक्टिव विटामिन डी एनालॉग्स दे सकते हैं। ठीक हो गया। देन आती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। याद रखें, जब CKD आगे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर जाए ना, यानी ग्रेड 5 की तरफ, और यूरेमिक सिम्टम्स अनमैनेजेबल हैं, तो उस केस में जो है टिपिकली हम रीनल रिप्लेसमेंट इनिशिएट करते हैं जब एस्टिमेटेड जो GFR है वो याद रखें कि पेशेंट का कितना हो जाए, 5 to 10 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। तब जो है 5 to 10 ml पर जो है हमने रीनल रिप्लेसमेंट करनी होती है। उसकी मोडालिटीज़ है। रीनल रिप्लेसमेंट का मतलब ये डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट करें, उसमें फॉलोइंग मेथड है, या तो हीमोडायलिसिस जो मोस्ट कॉमनली किया जाता है, हीमोफिल्ट्रेशन भी होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस, या रीनल ट्रांसप्लांट। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्यूट रीनल फेलियर में हम फॉलोइंग कंडीशन में देंगे। एक तो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, हाइपरकेलीमिया, फ्लूइड ओवरलोड या लाइक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरिमिक एनसेफेलाइटिस, ठीक है। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ में हमने देनी होती है फॉलोइंग कंडीशंस में। अगर 5th स्टेज का CKD है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़, और उसमें GFR मैंने कहा ना 10 या 15 से कम हो, तब देंगे। तो इसके प्रिपरेशन में पेशेंट जो है 12 महीने पहले जो है हम प्रेडिक्टेड डेट से जो है पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन में उसकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की जाएगी, चॉइस बिटवीन द डिफरेंट डायलिसिस मेथड उसको दी जाएंगी, रेफ़र करेंगे हम उसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन की तरफ, और हेपेटाइटिस B, C, HIV की स्क्रीनिंग लाजमी करनी होती है। ठीक है, तो यही जो है इसमें हो गया रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। डिफरेंट वैसे मोडालिटीज़ हैं। जो उसकी सबसे पहली टाइप जो हीमोडायलिसिस है वो थोड़ी सी ने समझाई है कि इसमें ब्लड जो ना आउटसाइड द बॉडी फिल्टर होता है मशीन डायलाइज़र में, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसमें हमें वास्कुलर एक्सेस जो है रिक्वायर्ड होती है, लाइक AV फिस्टुला, ग्राफ्ट या कैथेटर, और ये हम टिपिकली जो है 3 टाइम पर वीक परफॉर्म करते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड ब्लड प्योरीफिकेशन थेरेपी एंड एंड स्टेज। इट इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट किडनी में भी करते हैं, इंजरी में। हीमोडायलिसिस के डिफरेंट रूट हैं, या तो आर्टेरियो वीनस फिस्टुला, या सेंट्रल वीनस कैथेटर, या आर्टेरियो वीनस शंट, स्क्रिबनर शंट। तो इसकी फिजियोलॉजी यूँ है कि पेशेंट का जो ब्लड होता है वो हम हीमोडायलाइज़र के ज़रिए पंप करते हैं। हीमोडायलाइज़र बाई डायरेक्शनल डिफ्यूजन करेगा सोल्यूट्स की बिटवीन द ब्लड एंड द डायलाइसिड अक्रॉस अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। फ्लूइड का रिमूवल सोडियम प्लस वाटर, ये नेगेटिव ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर के ज़रिए वो फ्लूइड रिमूव होगा, ग्रेडियंट बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। अच्छा, सोल्यूट्स का जो रिमूवल है वो ट्रांस मेम्ब्रेन कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ सोल्यूट। Removal of potassium, urea and creatinine is effective than the phosphate. Then CKD में आगे इसने बताया कि वास्कुलर एक्सेस जो होती है हीमोडायलिसिस के लिए वो हम गेन करते हैं, हम आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं यूजुअली 4 आर्म में। अब ये आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो बनता है ये 1 साल तक होता है बिफोर द डायलिसिस इज कंटेम्पलेटेड, और हीमोडायलिसिस हम तब करेंगे जब आर्टेरियोवेनस फिस्टुला मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब डायलिसिस करना होता है ना, इससे 1 साल पहले ये फिस्टुला बनाना होता है। इंक्रीज प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम द आर्टरी टू द वेन, वो डिस्टेंशन करवाएगा, थिकनिंग करवाएगा वेन की, यानी आर्टरीलाइजेशन होगी। तो इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो है मैचुरेशन का, उसको 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। लार्ज बोर नीडल्स फिर हमने वेन में इंसर्ट करनी होती है ताकि हमें एक्सेस प्रोवाइड हो हीमोडायलिसिस के लिए। स्क्रीनिंग याद रखें, सारे पेशेंट में B, C और HIV की, हेपेटाइटिस की, इनकी स्क्रीनिंग करनी होगी। B वाला जो है ज़्यादा इन्फेक्शियस है देन C एंड HIV। आल डायलिसिस जो है उनमें सेग्रीगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हेपेटाइटिस B पॉजिटिव पेशेंट्स की, ठीक है, वहाँ पे सेंटर में। उसके बाद AKI है। AKI याद रखें कि हीमोडायलिसिस जो है AKI पेशेंट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका ड्यूरेशन कितना है हीमोडायलिसिस का? इनिशियली हम ग्रेजुअली करते हैं 1 से 2 घंटा पर डे, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन और कन्वर्जेंस का रिस्क होता है। ठीक है, फिर आप स्टेबल पेशेंट्स में करोगे, ठीक है, जिनमें कन्फ्यूजन या कन्वर्जन का रिस्क होता है, क्योंकि तो उसमें हम 2 घंटे करते हैं, 1 से 2 घंटे। बाकी अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसकी AKI में हम 2 से 3 घंटे तक डायलिसिस चलेगा, या 4 से 5 घंटे ऑन अल्टरनेट डेज। तो लार्ज रूट हमारा जो है लार्ज बोर डबल लूमन कैथेटर होता है, जो हमने फेमोरल वेन में इंसर्ट करना होता है, इंटरनल जगुलर वेन में। ठीक है, अवॉइड सब क्लेविन वेन, क्योंकि उसमें जो है थ्रोम्बोसिस और स्टीनोसिस का रिस्क होता है, जो कि इन टर्न जियोपैराडाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ आर्टेरियोवेनस फिस्टुला इन द आर्म इफ़ पेशेंट नीड्स क्रोनिक हीमोडायलिसिस। उसके बाद ये एंटी कोगुलेशन। याद रखिए कि हेपेरिन के साथ हमेशा आपने, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, पेशेंट को एंटी कोगुलेट करना होता है। हेपेरिन का डोज आप रिड्यूस भी कर सकते हो अगर ब्लीडिंग रिस्क है। बाकी कुछ अल्टरनेटिव भी हैं, इपोप्रोस्टेनॉल, और कैरीज ए रिस्क ऑफ हाइपोटेंशन।
एंटीकोगुलेशन किस में अवॉइड करेंगे? जिसमें शॉर्ट टर्म हीमोडायलिसिस रिक्वायर्ड है, जैसे हम हाइपरकेलीमिया के लिए कर रहे हैं अगर। इसके अलावा जिन पेशेंट में कोगुलोपैथी हो एबनॉर्मल क्लॉटिंग, तो उनमें भी ये एंटीकोगुलेशन नहीं देते। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है, एरिथमियाज हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक किडनी डिजीज़ की हीमोडायलिसिस की जो होती है उसमें हाइपोटेंशन हो सकता है उस टाइम पे, एरिथमिया ड्यूरिंग डायलिसिस हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, और आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जहाँ बनाया है हमने वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस, एन्यूरिज्म, ठीक है, एन्यूरिज्म की फॉर्मेशन के अलावा स्टील सिंड्रोम, इसके अलावा मसल क्रैम्प, और ये डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है, डीडीएस इसको कहते हैं। रेयर सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होते हैं ना, तो इसमें रैपिड रिमूवल होगा सोल्यूट्स का, या जैसे यूरिया का ब्लड से कंपेयर टू द स्लो रिमूवल फ्रॉम द ब्रेन, तो इससे एक टेम्प्रेरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। तो वाटर जो होता है वो ब्रेन के अंदर शिफ्ट होगा, सेरेब्रल एडिमा होता है, तो तभी इसमें डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, सीजर्स या कोमा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाफाइलेक्सिस हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी, ये साइड इफेक्ट है। एक्सेस के जो है इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस, स्टीनोसिस, स्टील सिंड्रोम, यानी एवी एक्सेस जो है डाइवर्ट हो जाए, डाइवर्ट करे टू मच ब्लड फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, तो उससे पीछे इस्कीमिया हो जाएगी, ठीक है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ भी बनता है डायलिसिस वाले पेशेंट्स में, क्योंकि इनमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है ना एक्सेलरेट हो जाती है, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर होता है, और कॉन्स्टेंट शिफ्ट इन द इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यूरिंग द डायलिसिस स्ट्रेस द हार्ट, तो मेन वजह कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेथ की वजह बनती है सीकेडी में। अनीमिया डायलिसिस में स्पेशली अनीमिया बंद होता है इनमें, ठीक है। सीकेडी डिजीज़ मिनरल बोन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी जिसका आउटकम है सॉफ्ट एंड वास्कुलर कैल्सिफिकेशन, अमाइलोइडोसिस हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन, कैकेक्सिक, ठीक है। तो साइको सोशल इश्यूज़ भी होते हैं। देन हीमोफिल्ट्रेशन है अगला, रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की डिटेल है हीमोफिल्ट्रेशन। हीमोफिल्ट्रेशन असल में जो ना प्रिंसिपली यूज ट्रीटमेंट है एक क्या का, ठीक है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की टाइप है जो अनस्टेबल होते हैं आईसीयू में या हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, उनमें किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना प्रोसेस होता है ऑफ कन्वेक्शन टू क्लियर द सॉल्यूट्स एंड रिमूव द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। यहाँ पे ये फिजिकली हम पुश कर रहे हैं फ्लूइड को अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। फ्लूइड जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, वो पुश आउट होगा और वो ड्रैग करता है डिजॉल्व सॉल्यूट्स को, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, इवन लार्जर टॉक्सिन्स को अलॉन्ग विथ इट, और जो है blood under the pressure pass down the one side of the semi-permeable membrane, allow the water and solute to pass across the membrane via the TMP gradient, ठीक है। TMP gradient मैंने आपको बताया कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, और फिल्ट्रेट इज डिस्कार्डेड। रिप्लेसमेंट फ्लूइड इज इन्फ्यूज्ड, सॉल्यूट कंसंट्रेशन सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट नो पोटेशियम, यूरिया, क्रेटिनिन एंड फास्फेट, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ़ायदा इससे होता है कि लेस हाइपोटेंशन होती है बनस्पत हीमोडायलिसिस के, बेटर वॉल्यूम कंट्रोल है देन हीमोडायलिसिस, लेकिन इसमें ये डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव भी है, टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है, और सर्वाइवल इसमें नो सर्वाइवल एडवांटेज ओवर द हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो एक तो हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी बेहतर है, ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली हम करते हैं, 24 घंटे भी कर सकते हैं एट अ स्लो स्टेडी पेस, ठीक है। फ्लूइड जो है रिमूव किया जाता है ग्रेजुअली, और रैपिड वॉल्यूम शिफ्ट, सडन ड्रॉप इन बीपी, हाइपोटेंशन, ये चीज़ें यहाँ नहीं हो रही। सुपीरियर क्लियरेंस है मिड साइज्ड मॉलिक्यूल्स की, मिड मॉलिकुलर वेट वाले जो यूरिमिक टॉक्सिन है वो भी निकल जाएंगे, और प्रिसाइज फ्लूइड कंट्रोल, ठीक है। तो हीमोफिल्ट्रेशन जो होती है ना वो कंटिन्यूस थेरेपी का पार्ट होती है, और कंटिन्यूस वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन, वीनस हीमोडायलिसिस, कंटिन्यूस वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन। अच्छा, इसमें जो है ना क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, वाटर और सोल्यूट रिमूव होते हैं ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, और रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो होता है ना एक स्टीराइल सॉल्यूशन है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, वो हमने दोबारा पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज़ करना होता है बैक, ताकि पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो रिप्लेसमेंट फ्लूइड जो है या तो हम बिफोर द फिल्टर प्री फिल्टर या आफ्टर द फिल्टर पोस्ट फिल्टर इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो है मैकेनिज्म यही है कि एक मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ज़रिए फ्लूइड फिजिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड के ज़रिए पुश किया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेट, उसने डिजॉल्व सॉल्यूट्स को ड्रैग किया, यूरिया को, क्रेटिनिन, लार्ज टॉक्सिन्स को अपने साथ,
तो स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस प्राइमरीली डिफ्यूजन यूज़ करती है, जिसमें सॉल्यूट्स जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। लेकिन यहाँ हीमोफिल्ट्रेशन में जो है वो डायलाइसेट सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रही, ये सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट और कन्वेक्शन पे रिलाई करता है, ठीक है। देन आता है अगला पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस याद रखिए कि CKD का प्रिंसिपल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में भी ये यूज़ करते हैं, और जिसमें पेशेंट की अपनी ही पेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनसाइड द एब्डोमेन ही फिल्टर कर रही है टू क्लीन द ब्लड। कैसे काम करता है इसमें देखिए, एक तो हम ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हो रही है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कैथेटर हमने इंसर्ट किया, एक स्मॉल सॉफ्ट ट्यूब होती है पेरिटोनियल कैथेटर, वो हम एब्डोमेन में रखते हैं, जिसका एक एंड जो है पेरिटोनियल कैविटी में होगा। फिर इन्फ्यूजन या फिल, एक स्टीराइल डायलाइसिड फ्लूइड होता है जिसमें ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये इन्फ्यूज़ करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर थ्रू द कैथेटर। तो फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन में रहता है ड्वेल टाइम कुछ घंटे, और इस टाइम के दौरान डिफ्यूजन यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स मूव होंगे फ्रॉम द ब्लड इन द पेरिटोनियल कैपिलरीज अक्रॉस अ सेमी परमिएबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एंड इनटू द डायलाइसेट फॉलोइंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हाई कंसंट्रेशन का ग्लूकोज जो है डायलाइसेट पुल करता है एक्सेस वाटर एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलाइसेट। इसको जो यूज फ्लूइड होगा वो एफ्लुएंट होता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे एक्सेस वाटर होगा, ड्रेन्ड आउट ऑफ एब्डोमेन एंड डिस्कार्डेड। साइकिल जो है फिर उसको हम कहते हैं एक्सचेंज, और ये हमने सेवरल टाइम अ डे रिपीट करना होता है, फिल हुआ, ड्वेल एंड देन ड्रेन, ठीक है। तो इसमें टाइप्स होती है, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस में कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरी ऑटोमेटेड पेरिटोनियल। एम्बुलेटरी वाली जो थी ना, ये म्यूचुअल मेथड होता है, मैनुअल मेथड है सॉरी, 3 से 5 एक्सचेंज होते हैं दिन में और लॉन्ग एक्सचेंज ओवरनाइट होता है। तो एब्डोमेन में कम फ्लूइड होगा ड्यूरिंग द डे, यानी एम्बुलेटरी, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। जो ऑटोमेटेड है इसमें मशीन होगी, साइकिल है जो कि एक्सचेंज ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा जब पेशेंट सो भी रहा होगा। तो नॉक्टर्नल इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें पेशेंट को डे टाइम एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा और आज़ादी होगी ड्यूरिंग द डे। तो कंटिन्यूस एम्बुलेटरी में परमानेंट इलास्टिक कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, 2 लार्ज स्टीराइल आइसोटोनिक डायलिसिस फ्लूइड हमने लेफ्ट इंट्रोड्यूस करने होते हैं और लेफ्ट इन प्लेस फॉर 4 to 6 आवर। मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी होगा डिफ्यूज़ होगा फ्रॉम द पेरिटोनियल कैपिलरी इनटू द डायलिसिस फ्लूइड डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर ये फ्लूइड हम ड्रेन कर देंगे और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड इंट्रोड्यूस करेंगे कंटिन्यूस 4 टाइम्स डेली साइकिल में। तो ये कंटिन्यूस तभी इसको कह रहे हैं एम्बुलेटरी। ऑटोमेटेड में ये है कि सिमिलर वे है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी की तरह, लेकिन हाउएवर एक साइक्लर मशीन होती है जो सॉल्यूट को और फ्लूइड के रिमूवल को एनहेंस करेगी ड्यूरिंग द नाइट या ओनली विद अ सिंगल एक्सचेंज टू परफॉर्म ड्यूरिंग द डे। क्या फ़ायदे हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, याद रखें कि ये परफॉर्म करना सिंपल है, लेस कॉस्टली है, घर पे किया जा सकता है, बच्चों में यूज़फुल है, एल्डरली में जिनमें कार्डियोवास्कुलर इंस्टेबिलिटी हो। कॉम्प्लिकेशन ये है कि पेरिटोनाइटिस इसमें मोस्ट कॉमन सेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, कैथेटर एग्जिट साइड पे इन्फेक्शन, कैथेटर का मेल फंक्शन, हर्नियाज और बैक पेन, ठीक है, ये इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यही है, घर पे भी किया जा सकता है, स्टेबिलिटी है, AV फिस्टुला भी अवॉइड हो रहा है, इसमें सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है, और रेजिडल किडनी फंक्शन भी प्रिजर्व है। लास्ट है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में रीनल ट्रांसप्लांटेशन, ये बेस्ट चांस ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्रोवाइड करता है और कंप्लीट रिहेबिलिटेशन होता है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड स्टेज रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में है रीनल ट्रांसप्लांट। सर्वाइवल बेस्ट है, लिविंग में HLA आइडेंटिकल, रिलेटेड डोनर, लास्ट 24 ईयर्स ऑन एवरेज, ठीक है, 24 साल तक इनकी लाइफ होती है, जितना रह जाते हैं एवरेज। कंट्रा इंडिकेशन कुछ एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। एब्सोल्यूट में याद रखिए कि अगर आप रीनल ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, अगर किसी को एक्टिव मैलिग्नेंसी चल रही है, एक्टिव वास्कुलाइटिस है, सीवियर हार्ट डिजीज़ है, या अक्लूसिव एओटो इलियक वास्कुलर डिजीज़ है सीवियर। जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन उसमें अगर एज लेस दैन 1 ईयर, मोर देन 75 ईयर, हाई रिस्क ऑफ डिजीज़ रिकरेंस इन द ट्रांसप्लांट किडनी, डिजीज़ ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी, ठीक है, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गई। दैट्स इट। तो हमने कंप्लीट किया टॉपिक विच वाज द क्रोनिक किडनी डिजीज़, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सारी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्ट करेंगे।